बहुत सारे लोगों के फीड में ये पहले आया होगा, इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है रैंकिंग टॉप 30 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स इन वन पीस, ये एक्चुअली 2 पार्ट में बटा हुआ है, जिसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उस वीडियो में मैंने बॉटम 30 कैरेक्टर्स मतलब रैंक 30 से लेके रैंक 16 तक के कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया है। तो अगर तुम लोगों ने पहले वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके तुम लोग वो वीडियो देख सकते हो। आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है, बट तुम लोग ये वीडियो देखने के बाद भी वो वीडियो देख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि वो वीडियो नहीं देखा तो ये समझ में नहीं आएगा। बस एक सिंगल वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और उस वीडियो में मैंने रैंक 30 से लेके रैंक 16 तक की बात की थी, और इस वीडियो में मैं रैंक 15 से लेके रैंक 1 तक के स्ट्रॉन्गेस्ट वन पीस कैरेक्टर्स की बात करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले रूल्स की बात कर लेते हैं, जो कि पार्ट 1 के जैसा ही है। मैं सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर्स की बात करने वाला हूं जो कि जिंदा है। बहुत सारे ओल्ड जेन कैरेक्टर्स जो कि ऑलरेडी मर चुके हैं वो तुम्हें इस लिस्ट में नहीं मिलेंगे। सेकंड पॉइंट ये है कि मैं कैरेक्टर्स को फीट्स, पोर्ट्रेल और स्टोरी के नैरेटिव के बेसिस पे जज करूंगा। और थर्ड रूल ये है कि मैं सारे कैरेक्टर्स को उनके प्रेजेंट स्ट्रेंथ के बेसिस पे जज करूंगा। अगर किसी कैरेक्टर ने ज्यादा फीट्स नहीं दिखाए तो हम उसे स्टोरी के, पोर्ट्रेल और नैरेटिव के बेसिस पे जज करेंगे। यही थे हमारे वीडियो के रूल्स। अगर तुम लोगों को इस टाइप के वीडियोस देखना पसंद है तो डाटा खत्म होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुम लोग सब्सक्राइब करोगे तभी तो मैं अपने पेरेंट्स को दिखा पाऊंगा कि ये जो मैं माइक लेके बकचोदी करता हूँ इसका कोई सेंस है। और वीडियो को तुम लोग हाइप कर देना, क्योंकि मैं स्मॉल क्रिएटर हूँ और मुझे इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो चलो फाइनली रैंकिंग शुरू की जाए। हमारी लिस्ट में नंबर 15 पे आ रहा है लेजेंडरी मरीन सोल्जर, जिसने आज तक कुछ लेजेंडरी नहीं किया है एक्सेप्ट गाप का क्लासमेट होने के अलावा। जोक्स असाइड, सेनगोकू जो है प्रीवियस फ्लीट एडमिरल है, और तुम्हें तो पता ही है कि फ्लीट एडमिरल की पोजीशन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एडमिरल्स में भी जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वो जाके बैठता है। आई डाउट ये गाप से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट जैसे वन पीस में इन दोनों को शो किया गया है उसे देख के लगता है कि ये दोनों काफी क्लोज थे स्ट्रेंथ में। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जब जब कोई भी ओल्ड जेन कैरेक्टर जैसे कि रॉजर हो या फिर व्हाइट बियर्ड हो गाप का नाम लेता है तो वो साथ में सेनगोकू का भी नाम लेता है। और स्टोरी के अकॉर्डिंग भी इसका स्ट्रॉन्ग होना सेंस बनाता है, क्योंकि भाई मरीन्स का जो फ्लीट एडमिरल है कोई ऐरा गैरा थोड़ी हो सकता है। सेनगोकू ने एक मिथिकल जोन टाइप डेविल फ्रूट हितोनोमी मॉडल दाइबुत्सु भी खाया हुआ है, जो कि इसे एक जायंट गोल्डन बुद्धा में ट्रांसफॉर्म होने देता है। और इस फॉर्म में इसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी ये सब काफी ज्यादा बढ़ जाती है। उसके साथ साथ इसके पास अटैक करने के भी नए ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि अपने पाम के अटैक से शॉकवेव्स रिलीज कर सकता है, जो कि काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। और शायद ये शॉकवेव्स जो है इंटरनली भी लोगों को डैमेज करता है। यही सेम अटैक इसने ब्लैकबियर्ड पायरेट्स पे मरीन फोर्ड में किया था, और बस इस एक अटैक से इसने उन सारे पायरेट्स को काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया था। इसके बाद इसने ब्लैकबियर्ड के साथ भी थोड़ी फाइट की थी मरीन फोर्ड में, और इस फाइट का ज्यादातर जो पार्ट था वो ऑफ स्क्रीन था, तो हम लोगों ने इसकी एबिलिटीज को मतलब उतने अच्छे से नहीं देखा। और ये जो है तीनों टाइप की हाकी भी यूज कर सकता है, इंक्लूडिंग कॉन्करस हाकी। और इसका पोर्ट्रेल जो है वो काफी अच्छा है, जहाँ पे रॉजर एक मरीन को बोल रहा था कि उसे पकड़ना है तो गाप या सेनगोकू को लेके आओ। और अगर पायरेट किंग इसको वर्दी समझता है खुद से लड़ने के लिए तो हमें भी इसकी इज्जत करनी पड़ेगी। इसको मैंने और ऊपर रैंक इसलिए नहीं किया क्योंकि ये ओल्ड हो गया है, बट आई थिंक ओल्ड होने के बावजूद इसका जो डेविल फ्रूट है इसको फाइट में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। हमारी लिस्ट में नंबर 14 पे जो आ रहा है, एक्चुअली आ नहीं रहा है, आ रहे हैं। मैंने नंबर 14 पे 4 कैरेक्टर्स को रख दिया है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये चारों जो है सिमिलर स्ट्रेंथ पोजेस करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ हमारे 5 एल्डर्स के बारे में। एक्चुअली मैं 5 नहीं 4 ही एल्डर्स की बात करने वाला हूँ, जो कि वीनस, जूरो, वारकुरी, मार्स और जुपिटर। अब एक हेड पे सारे 5 एल्डर्स को समन किया गया था तो हमें उनकी एबिलिटीज दिख गई है। वो सारे के सारे जो है एक मिथिकल जोन टाइप डेविल फ्रूट पोजेस करते हैं। पहले हम लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन था कि ये डेविल फ्रूट की पावर्स हैं या फिर ईमू ने इन लोगों को पावर्स दी है, बट अब जब ईमू की पावर्स हमें धीरे धीरे रिवील की जा रही है उसके बेसिस पे हम लोग ये पक्का मान सकते हैं कि इन लोगों के पास डेविल फ्रूट है। और तुम सबको तो पता ही है कि इन लोगों के पास कितने खतरनाक खतरनाक डेविल फ्रूट है। नुसजुरो एक बकोत्सु है जो कि एक स्केलेटन हॉर्स योकाई है। वॉरकुरी एक फेंगशी है जो कि एक बोर है जो कि चाइनीज फोकलोर से आता है। मार्स एक इस्सु मादे है जो कि फिर एक जापानीज योकाई है। और जुपिटर जो है वो एक सैंडवर्म है जो कि तुमने ड्यून देखी होगी तो तुम्हें पता होगा। इन सारे एल्डर्स के डेविल फ्रूट के कारण इनके पास डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज हैं। फॉर एग्जांपल नुसजुरो आइस पावर्स यूज कर सकता है। वॉरकुरी जो है बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है और इसका रोड जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मार्स उड़ सकता है, काइदो का जो ब्लास्ट ब्रेथ अटैक था वैसा टाइप का एक अटैक यूज कर सकता है। और जुपिटर चीजों को सक कर सकता है। यस, एक हेड पे तुम लोग थोड़े डिसअपॉइंटेड हुए होगे कि 5 एल्डर्स उतने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट ऐसा नहीं है क्योंकि ये जो 5 एल्डर्स है वहां पे ब्रॉडकास्ट रोकने गए थे और इसके बाद इन लोगों ने अपना हाइब्रिड फॉर्म यूज भी नहीं किया। जब हमें आगे जाके सीरीज में पता चलेगा कि ये लोग कैसे फाइट करते हैं तब हमें एक्चुअली में इनके स्ट्रेंथ का रियल अंदाजा लगेगा। इन सारे डेविल फ्रूट्स के अलावा इन सबके पास कॉन्करस हाकी है और तुम लोग सेफली ये एज्यूम कर सकते हो कि ये लोग कॉन्करस इन्फ्यूजन यूज करना जानते होंगे। इस सब चीज के अलावा ईमू के साथ इनका पैक्ट भी है जो कि इन्हें रीजनरेशन और
इमोर्टैलिटी की पावर्स प्रोवाइड करती है। उसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा है कि ये लोग एज नहीं करते हैं, तो ये चीज भी एक एडवांटेज है। और ईमू के इसी पैक्ट के कारण अभी भी हम लोगों के पास थोड़ी अनश्योरिटी है कि इनके पास डेविल फ्रूट नहीं है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि ईमू के 3 पैक्ट होते हैं। एक पैक्ट है शैलो पैक्ट, जिसमें कोई स्पेशल पावर्स नहीं मिलती है। सेकंड पैक्ट है डीप पैक्ट, जिसमें तुम्हारी पावर्स इंक्रीज होती है और तुम्हें इमोर्टैलिटी और रीजनरेशन मिलती है। और तीसरा जो पैक्ट है एबिस्मल पैक्ट, इसके बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता, इसीलिए ये हो सकता है कि 5 एल्डर्स जो है इसी पैक्ट के कारण मॉन्स्टर्स बन पाते हैं, बट हमें एग्जैक्टली नहीं पता है। बट एक चीज गारंटीड है, अगर तुम्हारा ईमू के साथ ये पैक्ट है तो ये तुम्हारी स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा बूस्ट करता है। एगहेड में इनकी एबिलिटीज को हमें बहुत अच्छे से नहीं दिखाया गया, इसलिए मुझे इन चारों को सेपरेटली रैंक करने में काफी वियर्ड लग रहा था, तो मैंने इन चारों को एक ही रैंक पे रख दिया है। एंड आई थिंक जब तक हम लोग इन लोगों से कुछ ज्यादा नहीं देखते हैं, इनके लिए ये रैंक सही है। नंबर 13 पे जो आ रहा है उसको रिसेंटली ही एल्डर की पोजीशन मिली है। मैं बात कर रहा हूँ फिगरलैंड गार्लिंग की, जो कि एल्डर बनने से पहले सुप्रीम कमांडर ऑफ होली नाइट्स था। एंड अगर मैं चाहता तो इसको गोरोसे के साथ भी इंक्लूड कर सकता था, बट आई थिंक इसका केस थोड़ा सा स्पेशल है एज कम्पेयर टू नॉर्मल गोरोसे, क्योंकि ये बंदा जो है शैंक्स और शैमरॉक का फादर है और ये पहला एल्डर है जो कि हमारे सामने बनाया गया है। बाकी के एल्डर्स के बारे में हमें पता नहीं था कि वो लोग पहले फाइटर्स थे या नहीं थे, बट फिगरलैंड गार्लिंग के बारे में हमें कंफर्म पता था कि ये जो बंदा है वो होली नाइट का सुप्रीम कमांडर है। और उसके कारण जो है लोग एज्यूम करने लगे थे ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट हमें गॉड वैली फ्लैशबैक में दिखाया गया कि गार्लिंग जो है रॉक से हार गया, और वो भी रॉक्स को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी इसको हराने के लिए। और वो चीज इसके स्ट्रेंथ के लेवल को डाउन तो करती है, बट आई थिंक हमें उस चीज के लिए इसको ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे पहले इसका अपोनेंट रॉक्स डी जेवेक था, जो कि प्रोबेबली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट था उस टाइम का। एंड आई थिंक गार्लिंग ने उस टाइम पे रॉक्स जैसा किसी को फेस नहीं किया होगा। और ओडा जो है स्टोरी को भी थोड़ा फास्ट लिखने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो प्लॉट के कारण कभी कभी फाइट्स को एकदम स्किप कर देता है। एंड आई थिंक उसी चीज का रिजल्ट हमें देखने को मिला गार्लिंग के साथ। बट इवन दो ये गॉड वैली में हार गया होगा, बट ये गॉड वैली का पार्ट था। ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसका स्टोरी में अभी रेलेवेंस काफी ज्यादा है, और अब तो एक एल्डर बन गया है, तो हो सकता है इसको अपना एक ट्रांसफॉर्मेशन मिले। गॉड वैली के कई साल बाद तक भी गार्लिंग जो था होली नाइट्स को लीड करता था, और उस टाइम से इस टाइम तक गार्लिंग की जो स्ट्रेंथ है वो ग्रो हो सकती है। तो मेरा लॉजिक इसको सारे एल्डर्स के ऊपर पुट करने का ये है कि ये पहले से ही फाइटर था, और होली नाइट होने के कारण इसने और भी कई ज्यादा फाइट में पार्ट लिया होगा, और इसका रोल स्टोरी में एक इविल विलन का है। और तुम्हें तो पता ही है कि मोस्टली जो एंड गेम के विलन्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते ही हैं। इसके ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा इसके पास इमोर्टैलिटी और रीजनरेशन भी है। एंड आई नो तुम लोगों में से बहुत ज्यादा लोग डिसएग्री करोगे, बट आई थिंक इसके पास भी कांग्रेस हाकी होगी, क्योंकि भाई शैंक्स, शैमरॉक और फिगरलैंड गार्लिंग ये तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, और ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि गार्लिंग अभी स्ट्रॉन्गेस्ट एल्डर है। हमारी रैंकिंग में नंबर 12 पे आ रहा है मंकी डी गार्प, जो कि अगर हम लोग पूरे वन पीस सीरीज को कंबाइन भी करके देखें तो उनमें से भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। इसके प्राइम में ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जहाँ पे इसने और रॉजर ने मिलकर डोमी रिवर्सी रॉक्स को डिफीट किया, जो कि आई थिंक ईमू और जॉयबॉय के अलावा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है जो कि हमें सीरीज में शो किया गया है। और पूरे वन पीस सीरीज में हमें बताया गया कि रॉजर और गाप जो थे एक तरह से राइवल थे, जहाँ पे गाप ने कई बार रॉजर को भी कॉर्नर किया था और उसको जान से मारने की कोशिश की थी। गॉड वैली फ्लैशबैक में ये राइवलरी और भी अच्छे से दिखाई गई है, और वहां पे ये भी स्टेट किया गया है कि रॉजर, रॉक्स और गाप ये तीनों उस एरा के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स थे। गाप भी एक हाकी मास्टर है जो कि हाकी को काफी अच्छे से यूज करना जानता है, और इसके पास अलोंग विथ रॉजर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्करर्स हाकी है जो कि हमने सीरीज में अभी तक देखी है, जिसकी मदद से इन दोनों ने रॉक्स को डिफीट किया था। ये ऑब्वियसली तीनों टाइप की हाकी यूज कर सकता है, और इवन अपने ओल्ड एज में भी ये ऐसे ऐसे अटैक्स कर सकता है जो कि किसी आइलैंड के एक बड़े टुकड़े को डिस्ट्रॉय कर दे। प्राइम में तो गाप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था ही, बट ये जो रैंकिंग है हम लोग इसके ओल्ड वर्जन पे दे रहे हैं, जो कि स्टिल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओल्ड गाप इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कि एक एक्स एडमायरल यानी कि कुजान को अच्छी खासी फाइट दे रहा था हाचिनोसु पे, और कुछ इंस्टांस पे गाप ने तो आओकीजी को ओवर पावर भी कर दिया था, बट अल्टीमेटली फाइनली कुजान ने गाप को डिफीट कर दिया था। जबकि हमें पता है कि कुजान अपनी पावर्स को वहां पे होल्ड बैक कर रहा था, बट कुजान जैसे कैरेक्टर को फाइट में इतनी टक्कर देना ये अपने आप में ही काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। द ओनली रीजन मैं गाप को यहाँ पे और ऊपर रैंक नहीं कर रहा हूँ वो ये है कि ये अब ओल्ड हो चुका है, और ओल्ड एज के कारण इसकी हाकी पहले से वीक हो गई है, इसकी बॉडी वीक हो गई है, और इसको स्टेमिना इश्यूज भी होंगे। एंड ऑब्वियसली न्यू एरा के जो कैरेक्टर्स हैं वो ओल्ड गाप को सरपास करेंगे ही। हमारे लिस्ट पे नंबर 11 पे आ रहा है वन ऑफ द एडमिरल किजारू। किजारू हमारा आखिरी ओजी एडमिरल है जो कि अभी भी एक एडमिरल की पोजीशन होल्ड करता है, क्योंकि कुजान ने नेवी छोड़ दी और अकाइनू फ्लीट एडमिरल बन चुका है। किजारू ने पीका पीका नोमी नाम का एक लोगिया टाइप डेविल फ्रूट खाया हुआ है, जो कि इसे अपनी बॉडी को लाइट में ट्रांसफॉर्म करने देती है। इसी के
साथ साथ ये अपनी बॉडी से लेजर बीम्स भी शूट कर सकता है, जो कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। एगहेड से पहले इसके कुछ ज्यादा फीट्स नहीं थे और जितने भी इसके फीट्स आए थे वो काफी कमजोर अपोनेंट से आए थे। बट शाबाउदी पे एक मोमेंट था जहां पे ये डार्क किंग रेलिक के साथ फाइट कर रहा था और ये काफी अच्छा कर रहा था उस बैटल में, जहां पे रेलिक जो था थकने लगा था। इसके मेन फीट्स जिसकी हम लोग बात करेंगे वो एगहेड में आए हैं। सबसे पहले तो इसने सेंतोमारू को एकदम इजीली हरा दिया। उसके बाद ये लूफी के कांग्रेस हाकी किक को इजीली ब्लॉक कर लेता है और नेक्स्ट टाइम जब हम लोग इनके फाइट पे वापस आते हैं तो हमें पता चलता है कि लूफी जो है ऑलरेडी गियर 4 स्नेकमैन फॉर्म में जा चुका है, बट वो गियर 4 स्नेकमैन को किजारू ने एक किक में डिफीट कर दिया। लूफी को इंस्टेंटली पता लग गया था कि मैं गियर 4 से किजारू को नहीं रोक सकता, तो लूफी को गियर 5 जाना पड़ा किजारू से लड़ने के लिए। और लूफी के गियर 5 में जाने के बाद भी किजारू वाज होल्डिंग हिज ओन वेरी वेल अगेंस्ट हिम। ये लोग थोड़े और देर के लिए फाइट करते हैं, जहां पे एट द एंड लूफी का एक अटैक व्हाइट स्टार गन जो है किजारू पे लैंड होता है और किजारू नॉकडाउन हो जाता है और सेम टाइम पे लूफी भी एग्जॉस्टेड होकर नीचे गिर जाता है। अब ये परफॉर्मेंस को तुम लोग देखोगे तो तुम लोग सोचोगे कि किजारू उतना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट जब तुम लोग स्टोरी को यहाँ पे कंसीडर करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है। सबसे पहली बात, किजारू का मिशन है उसके बेस्ट फ्रेंड को किल करना, जो कि वो करना नहीं चाहता है। उसी कारण से किजारू जो है उस मोमेंट को काफी ज्यादा डिले करने की कोशिश कर रहा है। उसके पास कई मौके थे वेगापंक को मारने के लिए, बट ऐसा लग रहा था कि किजारू जो है वेगापंक को रियली मारना नहीं चाहता है और तुम लोग ये चीज पूरे एगहेड में नोटिस कर सकते हो। तो कुल मिला के बात यह है कि किजारू जो है लूफी के सामने एगहेड में उतना सीरियसली फाइट नहीं कर रहा था, वो वेगापंक को लेके मेंटली कन्फ्लिक्टेड था। और जब लूफी किजारू को नॉकडाउन करने के बाद एग्जॉस्ट हो जाता है तो उसके बाद किजारू जो है लूफी को खाना लाके देता है ताकि वो वेगापंक को बचा पाए। सैटर्न का वहां पे होने के कारण किजारू फुल टू अपना मन का नहीं कर सकता था, उसको कोई ना कोई हद तक ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ रहा था और सैटर्न को भी ये बात पता थी कि किजारू थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रहा है। और अगर तुम लोग ये सब चीज को कॉन्टेक्स्ट में लेके सोचो तो गियर 5 के खिलाफ इसका परफॉर्मेंस उतना भी ज्यादा खराब नहीं था, कंसीडरिंग ये किजारू एक्टिवली लूफी की हेल्प करना चाहता था। ये सब तो है ही, उसके बाद इसके पास एडवांस आर्मामेंट और फ्यूचर साइड भी है। एडवांस आर्मामेंट हाकी के कारण इसका भी डिफेंस जो है काफी अच्छा है और मरीन फोर्ड में हम लोगों ने इसको फ्यूचर साइड यूज करते देखा ही था, जहां पे ये कोई भी अटैक के अराउंड अपने बॉडी को मॉर्फ कर लेता था उस अटैक से बचने के लिए। उसके साथ साथ इसके पास स्टेमिना इश्यूज भी नहीं है और इसका इंडोरेंस भी काफी ज्यादा अच्छा है, मतलब ये लंबे टाइम तक किसी के भी साथ लड़ सकता है। ये सब चीज कंबाइन होकर किजारू को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। जब किजारू होल्ड बैक नहीं कर रहा और एक्चुअली सीरियस है फाइट को लेके, तब ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आई गेस अगर इसका फ्यूचर में फाइट होगा तो हमें पता चल जाएगा। हम लोग फाइनली हमारे रैंकिंग के टॉप 10 में आ गए और नंबर 10 पे आ रहा है आओकीजी कुजान। कुजान हमारा ओजी एडमायरल ट्रियो का मेंबर था जिसने अब नेवी छोड़ दिया है। अब इसने ब्लैकबियर्ड पायरेट्स को ज्वाइन कर लिया है। आओकीजी ने भी एक लोगिया टाइप डेविल फ्रूट हिये नोमी खाया हुआ है, जो कि इसे आइस पावर्स देता है, मतलब ये अपनी बॉडी को आइस में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। उसके साथ साथ ये आइस को क्रिएट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, किसी भी चीज को फ्रीज कर सकता है। और ये सब चीज के अलावा सबसे ज्यादा इंप्रेसिव चीज जो मुझे इसकी लगती है वो है इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ, जो कि यंग गाप से कंपेरेबल है। क्योंकि हमें एगहेड आर्क के बैटल के दौरान पता चला था कि गाप और आओकीजी जो है बैटलशिप बैग्स का यूज करते थे ट्रेनिंग के लिए, और साउंड इफेक्ट्स की मदद से हमें बहुत केयरफुली ये दिखाया गया है कि कुजान की भी पंचिंग पावर गाप के लेवल पे जा चुकी है। और इसी पंचिंग पावर के साथ साथ ये आर्मामेंट हाकी और फ्यूचर साइड भी पोजेस करता है। इसके फीट्स की बात करें तो इसका वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव फीट है अकाइनू के साथ 10 दिनों तक फाइट करना, जो कि लिटरली एक डेथ बैटल था जिसमें इसने अकाइनू को भी काफी इंजर्ड कर दिया। बट अल्टीमेटली ये अकाइनू से हार गया और अकाइनू ने इसको जाने दिया। बट उस 10 दिन के बैटल के बाद ये दोनों ही और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुए होंगे। उसके बाद हम लोग एगहेड आर्क में देखते हैं कि इसने ओल्ड गाप को डिफीट किया एंड आई नो शिरियू बीच में आके गाप को स्टैब करता है, बट इवन देन कुजान जो था उस फाइट में होल्ड बैक कर रहा था। बट उस चीज के बाद भी ये ओल्ड गाप को काफी अच्छी टक्कर देता है। एंड आई नो तुम लोगों में से बहुत लोग बोलोगे कि कुजान होल्ड बैक नहीं कर रहा था या फिर गाप भी होल्ड बैक कर रहा था, तो मैं ये सब इस वीडियो में नहीं समझा पाऊंगा। इसके लिए अगर तुम लोग चाहो तो गाप वर्सेस ऑल एडमायरल्स वाला मेरा एक वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने गाप को हर एक एडमायरल के साथ कंपेयर किया बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेंथ। फिर से हम लोग आते हैं टॉपिक पे, तो कुजान का गोल क्या है एक्चुअली में हमें पता ही नहीं है। एक्चुअली में कुजान ने ब्लैकबियर्ड पायरेट क्यों ज्वाइन किया है ये हमें बाद में पता चलेगा। बट जब हमें ओडा ने एंड गेम के 12 मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर्स को दिखाया तो उसमें कुजान भी था, तो इसी चीज के कारण कुजान का जो प्लॉट में रेलेवेंस है वो काफी ज्यादा अच्छा है और मे बी ये आगे चल के किसी और भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से फाइट करे। इंड्योरेंस भी इसका काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि 10 दिनों तक अकाइनू से फाइट करना काफी ज्यादा इंप्रेसिव है और इसके कॉन्करर होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हाई हैं। क्योंकि तुम लोग ये दोनों पैनल देखो, इन दोनों पैनल में तुम्हें कुछ ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पे जो एक पैनल है वो आओकीजी और गाप के क्लैश के बीच का है और वहीं पे दूसरा जो पैनल है व्हाइट बियर्ड और रॉजर के क्लैश के बीच है। तो
तो विजुअल इंडिकेटर से हम लोग कंफर्म नहीं कह सकते कि कुजान के पास कॉन्करर साकी है, बट आई थिंक जैसे स्टोरी आगे बढ़ रही है इसके बहुत हाई चांसेस है कॉन्करर होने के। एंड आई थिंक आओकीजी ने ओल्ड गाप को ऑलरेडी सरपास कर दिया है और अभी के वन पीस वर्ल्ड में आओकीजी जो है किसी भी कैरेक्टर के सामने काफी अच्छी फाइट दे सकता है। इसीलिए आई डेफिनेटली थिंक आओकीजी जो है नंबर 10 की पोजीशन डिजर्व करता है। हमारे लिस्ट पे नंबर 9 पे आ रहा है फिगरलैंड फैमिली का इस लिस्ट पे दूसरा मेंबर। मैं बात कर रहा हूँ फिगरलैंड शैमरॉक की, जो कि अभी प्रेजेंट में होली नाइट्स की कमांडर की पोजीशन को होल्ड करता है। और एल्वाफ फ्लैशबैक के दौरान हमें एक पैनल देखने को मिला था जहाँ पे गार्लिंग जो है शैंक्स और शैमरॉक के टैलेंट को सिमिलर बता रहा है। एंड मुझे पर्सनली भी यही लगता है कि इन दोनों भाइयों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक अकेला डिफरेंस ये है कि शैमरॉक ने अपना पूरा लाइफ होली लैंड में बिताया और वहीं पे शैंक्स ने अपना मैक्सिमम पार्ट ऑफ लाइफ एज ए पायरेट बिताया। इस चीज के कारण इन दोनों के विल पावर या फिर एम्बिशन में डिफरेंस हो सकता है। बट पता नहीं क्यों जब से शैमरॉक रिवील किया गया है मुझे एक बहुत वियर्ड वाली फीलिंग आ रही है कि ओडा जो है इसको बहुत ज्यादा हाइप अप करने वाला है। बात करें इसकी एबिलिटीज की तो होली नाइट होने के कारण इसके पास ईमू का पैक्ट है, प्रोबेबली सेकंड स्टेज वाला। बट जैसा इस कैरेक्टर को दिखाया जा रहा है इसके पास थर्ड स्टेज वाला भी पैक्ट हो सकता है और इस पैक्ट के कारण इसके पास इमोर्टैलिटी और रीजन की पावर तो है ही। उसके अलावा इसके पास एक स्वॉर्ड है जिसने एक अवेकेंड मिथिकल जोन टाइप डेविल फ्रूट खाया हुआ है और इस डेविल फ्रूट के कारण इसका जो स्वॉर्ड है वो 3 सेर्वरस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और वो तीनों सेर्वरस का अटैक पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो 3 सेर्वरस लोकी जैसे ड्यूरेबल कैरेक्टर को भी काफी ज्यादा इजिली हर्ट कर पा रहे थे। हमने इस कैरेक्टर से लिटरली कुछ नहीं देखा है, इसलिए मैंने इसके पोर्ट्रेयल और स्टोरी के नैरेटिव के बेसिस पे इतना ज्यादा हाई रैंक किया है। सबसे पहले ये शैंक्स का भाई है और फिर होली नाइट्स का कमांडर भी है, इसके कारण इसका स्टोरी में रेलेवेंस काफी ज्यादा है। उसके अलावा ओडा ने जो 12 कैरेक्टर्स को दिखाया था जो कि फाइनल सागा में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उनमें से शायद शैमरॉक भी एक था। और शैमरॉक जो है मुझे एनिमे का टिपिकल कूल कैरेक्टर जैसा लग रहा है क्योंकि जब इसको लोकी ने बोला था कि मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं इसीलिए तुम बच गए, तो ये लोकी को बोलता है कि अगर तुम्हारे हाथ पैर खुले भी रहते फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। और भाई ये चीज काफी इंप्रेसिव है किसी कैरेक्टर से सुनना। द ओनली रीजन इसको मैंने अगले कैरेक्टर से नीचे रखा है क्योंकि इसके पास ज्यादा फीट्स नहीं है जो कि अगले कैरेक्टर के पास थोड़े बहुत है। हमारे रैंकिंग में आगे नंबर 8 पे आ रहा है लोकी, जो कि भाई लिटरली एक मॉन्स्टर है कॉम्बैट में भी और ऐसे भी। हम लोगों ने एल्वाफ फ्लैशबैक में देखा था कि हेराल्ड जो था रॉक से इक्वली लड़ने के केपेबल था और ये जो लोकी है उसी हेराल्ड को एक दिन सरपास करने वाला है। लोकी के अंदर एंशिएंट जायंट का खून दौड़ता है जिसके कारण ये जो है बाकी सब जायंट से काफी ज्यादा बड़ा है और इसी चीज के कारण इसकी बॉडी की फिजिकल स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी एकदम नेक्स्ट लेवल है। भाई जब ये पैदा हुआ था तभी इसकी मम्मी ने इसको सन वर्ल्ड से नीचे फेंक दिया था, बट ये इतना ड्यूरेबल था कि ये गिरने के बाद भी बच गया। बुंको और शैमरॉक दोनों ने ही इसके ऊपर अटैक किया और उनके अटैक से इसको डैमेज भी हुआ, बट वो डैमेज स्टिल बहुत ज्यादा कम था इसको जान से मारने के लिए। उसके बाद ये एक वेपन पोजेस करता है जिसका नाम है रैग्नीर। रैग्नीर एक बहुत बड़ा हैमर है जो कि तुम्हारे एक टिपिकल हैमर जैसा नहीं है। रैग्नीर एक डेविल फ्रूट वाला हैमर है जिसने एक स्क्विरल वाला फ्रूट खाया हुआ है और ये रैग्नीर से लोकी बिल्कुल थॉर के तरह लाइटनिंग यूज कर सकता है। और भाई वियर्ड बात तो ये है कि रैग्नीर खुद भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब लोकी जब रैग्नीर लेने गया था तो रैग्नीर ने लोकी पे ही अटैक कर दिया था और लोकी को लिटरली रैग्नीर से लड़ना पड़ा था उसको टेम करने के लिए। रैग्नीर जब लोकी से हार गया तब जाके उसको पता चला कि लोकी जो है उसको विल्ड करने के लिए वर्दी है और इसी के साथ साथ लोकी कॉन्करर साकी और उसका इन्फ्यूजन भी पोजेस करता है। और भाई ये आंख पे पट्टी लगा के भी सब कुछ देख पाता है, तो इसके पास ऑब्जर्वेशन हाकी भी है ही। कुल मिला के तुम लोग कह सकते हो कि लोकी के पास तीनों टाइप की हाकी है और भाई इसका आंख भी कुछ अलग सा स्पेशल है, बट उसके बारे में अभी तक हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमें नहीं पता है कि उससे क्या होता है या फिर उससे पावर्स भी मिलती है कि नहीं। इसकी एबिलिटीज की लिस्ट ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबी है। उसके ऊपर तुम लोग ऐड कर दो एल्बाफ का एक लेजेंडरी डेविल फ्रूट जो कि एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेविल फ्रूट है, बट अभी तक हमें रिवील नहीं किया गया है कि वो कौन सा डेविल फ्रूट है। यही डेविल फ्रूट को खाने के बाद लोकी जो है हेराल्ड को डिफीट कर पाया था और लोकी की अटैक पोटेंसी का जो लेवल है वो भी काफी ज्यादा हाई है। भाई इतना ज्यादा ये फिजिकली स्ट्रॉन्ग है। उसके ऊपर तुम लोग ऐड कर दो एक स्पेशल हैमर जो कि लाइटनिंग पावर्स यूज कर सकता है और इस सब के ऊपर तुम लोग डाल दो कॉन्करर साकी कोटिंग और ये जो कॉम्बो है काफी ज्यादा डेडली है क्योंकि भाई इसने अपने हैमर के एक स्ट्राइक से हेराल्ड की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। स्टोरी में भी इसका रेलेवेंस बहुत ज्यादा है और अभी एल्वाफ आर्क में हमें इसके फाइटिंग के और भी ज्यादा सीन्स देखने को मिलेंगे। ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो वन पीस के 1170 चैप्टर्स ही आए होते, तो मैं उन चैप्टर्स में जितना कुछ हुआ उतनी ही चीजों को इंक्लूड कर रहा हूँ। उसके बाद अगर किसी कैरेक्टर ने कुछ ज्यादा इंप्रेसिव किया तो तुम लोग समझ जाना कि वो रैंकिंग में ऊपर भी जा सकता है और लोकी के साथ यही सीन हो सकता है। और भाई लोग तो ये तक मानते हैं कि लोकी जो है पूरा वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता है। लोकी को आज तक बस एक ही बंदा रोक पाया, वो है शैंक्स। हमारे लिस्ट में नंबर 7 पे आ रहा है ब्लैक बियर्ड जो कि भी वन पीस वर्ल्ड में योंको की पोजीशन होल्ड करता है। और भाई ब्लैक बियर्ड जो था अपना डेविल फ्रूट खाने से पहले शैंक्स को भी
हर्ट कर चुका है। सिर्फ इसी चीज से तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो कि ब्लैकबियर्ड जो है फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बहुत ज्यादा और भी स्ट्रेंथ के फीट हम लोगों ने इससे देख रखे हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ के अलावा ये नॉर्मल ह्यूमन के तरह नहीं है। इसकी बॉडी थोड़ी स्पेशल है क्योंकि ये डेवी क्लैन से बिलोंग करता है और उसी कारण से ये बहुत ज्यादा ड्यूरेबल भी है। और ब्लैकबियर्ड के बारे में सबसे ज्यादा स्केरी चीज ये है कि इस बंदे के पास 2 डेविल फ्रूट्स हैं और दोनों ही डेविल फ्रूट्स काफी ज्यादा ओवरपावर्ड है। इसने सबसे पहले एक लोगिया टाइप डेविल फ्रूट यामी यामी नोमी खाया था जो कि लिटरली इसको डार्कनेस को क्रिएट और कंट्रोल करने देती है। और उसके अलावा उस डेविल फ्रूट की स्पेशल एबिलिटी ये है कि वो किसी भी डेविल फ्रूट यूजर का पावर सक कर सकता है। मतलब अगर ब्लैकबियर्ड चाहे तो किसी भी डेविल फ्रूट यूजर की पावर को एकदम यूजलेस कर सकता है। और ब्लैकबियर्ड इस पावर के साथ ऑलरेडी काफी ज्यादा ओपी था। और फिर आता है मरीन फोर्ड जहां पे इसने व्हाइट बियर्ड का भी फ्रूट खुद ले लिया। तो अब इसके पास वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लोगिया डेविल फ्रूट है जो कि किसी भी डेविल फ्रूट यूजर को इसके सामने लाचार बना सकता है। और इसके पास गुरा गुरा नोमी है जो कि लिटरली वन पीस का वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डेविल फ्रूट है। और स्केरी चीज ये है कि ये सामने वाले को तो डेविल फ्रूट पावर यूज करने देता नहीं है, बट एट द सेम टाइम ये खुद एक गुरा गुरा नोमी का पावर यूज कर सकता है उस पर अटैक करने के लिए, जो कि सोचने में ही बहुत ज्यादा डरावना लगता है। बात करें हाकी की तो अभी तक हम लोगों ने बस इससे आर्मामेंट हाकी ही देखी है, बट ये रॉक्स का बेटा है। नो डाउट आज नहीं तो कल इसके पास भी कॉन्करस हाकी होगी। इसने मरीन फोर्ड पे सेनगोकू के साथ भी कुछ टाइम के लिए फाइट किया था और अभी रिसेंटली एगेड में इसने लॉ को भी डिफीट किया है। बट कभी कभी ब्लैकबियर्ड ऐसी हरकतें करता है जिसको देख के तुम्हें लगेगा कि ये बहुत ज्यादा वीक है, बट एक्चुअली में ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऊपर से ईमू के अलावा ये वन ऑफ द मेन विलन है पूरे शो का, तो इसका ग्रोथ जो है वो अभी रुकेगा नहीं और ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। और भाई इसका बैटल का ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि अभी तक ये एक भी फाइट हारा नहीं है। हमारे लिस्ट में नंबर 6 पे आ रहा है हमारे सीरीज का मेन कैरेक्टर मंकी डी लूफी। और मेन कैरेक्टर होने के कारण हम लोगों ने लूफी से सबसे ज्यादा फीट्स देखे हैं पूरी सीरीज में और वो सारे फीट्स जो हैं इसकी रैंकिंग को बहुत अच्छे से जस्टिफाई करते हैं। एबिलिटीज की बात करें तो इसके पास सबसे ब्रोकन चीज है गियर 5 जो कि लिटरली इसकी इमेजिनेशन को रियलिटी बना देती है। इस फॉर्म में लूफी जो इमेजिन करता है, जैसे लड़ना चाहता है वैसे लड़ सकता है। इसका गियर 4 फॉर्म भी काफी ज्यादा पावरफुल है और हम लोगों ने तो एल्बाफ में ये भी देखा है कि अपनी गियर 4 की पावर अपने बॉडी के कुछ पार्ट्स में अप्लाई कर सकता है और इस चीज के लिए इसको ट्रांसफॉर्म होने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। लूफी जो है तीनों टाइप की हाकी और उसका एडवांस वर्जन पोजेस करता है और ये चीज जो है इसकी पावर को बहुत ज्यादा बूस्ट करती है। बट एट द सेम टाइम लूफी की हाकी अभी भी पीक पे नहीं है। इसकी हाकी और भी ज्यादा इंप्रूव हो सकती है जिससे ये इमॉर्टल बंदों को भी हर्ट कर पाएगा। और लूफी की सबसे बड़ी वीकनेस है इसका स्टेमिना वाला पार्ट। ये गियर 5 को ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाता है। इसका स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म जो कि गियर 5 है वो इसकी काफी ज्यादा एनर्जी ड्रेन करता है और गियर 5 का टाइम खत्म होने के बाद ये लिटरली हेल्पलेस हो जाता है। और मुझे ये चीज जो है लूफी की सबसे बड़ी कमी दिख रही है। अभी फीट्स की बात करें तो किजारू जैसे एडमायरल के साथ ये इक्वल फुटिंग पे लड़ सकता है। उसके अलावा इसका सबसे इंप्रेसिव फीट है काइदो को डिफीट करना। काइदो के फाइट के दौरान ये 2-3 बार काइदो से हार गया, बट एट द एंड ऑफ द डे काइदो को डिफीट भी इसी ने किया है। और काइदो जिसके पास वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर का टाइटल था, उसके साथ इसने जैसी फाइट किया है वो इसको डेफिनेटली काफी ज्यादा टॉप लेवल पे ले जाती है। मेन कैरेक्टर होने के कारण लूफी का पोटेंशियल काफी ज्यादा हाई है और ये डेफिनेटली आगे जाके काफी ज्यादा और स्ट्रॉन्ग बनेगा। बट अभी मैं इसको और भी ज्यादा ऊपर रैंक नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसका स्टेमिना उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। एक्चुअली लूफी को तो मैं और भी बहुत ज्यादा नीचे रखना चाहता था, बट इसके फीट्स इतने ज्यादा अच्छे हैं कि मैं वो नहीं कर पाया। बट अगर एल्वाफ में इसकी हाकी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई या फिर अगर ये गियर 5 को और भी लंबे टाइम तक मेंटेन कर पाया तो ये वीडियो जो है एक तरह से फ्यूचर प्रूफ हो जाएगा। और एक चीज और, मेरे इस लिस्ट में नंबर 11 से नंबर 6 तक की जो रैंकिंग है वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है क्योंकि मुझे पता है कि बस इस रेंज में बहुत सारे लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे और ये 11 से 6 तक की रेंज में रैंक करना मेरे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि इस रेंज में जो कैरेक्टर्स हैं वो काफी ज्यादा क्लोज हैं एक दूसरे के। इसीलिए तुम लोगों में से कोई अगर इस रेंज में किसी को ऊपर रखना चाहता है या फिर किसी को नीचे रखना चाहता है तो मैं ये चीज समझ सकता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि कुछ कैरेक्टर्स को डिफरेंटली देखते हैं मेरे से। खैर ये चीज तो मैंने क्लियर कर दी। अब हम लोग फाइनली अपने टॉप 5 में इंटर करने वाले हैं और हमारे लिस्ट में नंबर 5 पे आ रहा है साकाजुकी अकाइनू। अकाइनू जो है करेंटली अभी फ्लीट एडमिरल की पोजीशन होल्ड करता है और हमें ऑलरेडी पता है कि प्रीवियस फ्लीट एडमिरल कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो तुम लोग अकाइनू को भी डेफिनेटली प्राइम सेनगोकू के लेवल पर रख सकते हो और मेरे हिसाब से ये प्राइम सेनगोकू से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अकाइनू जो है अभी वर्ल्ड गवर्नमेंट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर है और तुम्हें तो पता ही है कि सेनगोकू और गाब जो थे काफी ज्यादा क्लोज थे स्ट्रेंथ में। एंड आई जेन्युइनली बिलीव कि अकाइनू जो है प्राइम गाब से स्ट्रेंथ में ज्यादा पीछे नहीं है। ये भी हो सकता है कि ये प्राइम
प्राइम गाप से भी थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और मेरे ये चीज सोचने के पीछे सिंपल सा रीजन है इसका पोर्ट्रेल। सबसे पहली बात तो ये है कि ये उस एरा का फ्लीट एडमिरल है जिस एरा में हमारा मेन कैरेक्टर पायरेट किंग बनने वाला है, जिस चीज के कारण ये लूफी को अपोज करने वाला वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट होने वाला है। और ये जो है ऑलरेडी अपने प्राइम स्ट्रेंथ में है। मरीन फोर्ड वॉर के बाद जब ये फ्लीट एडमिरल बना था तो इसने मरीन फोर्ड का हेडक्वार्टर सीधे न्यू वर्ल्ड में आके एस्टेब्लिश कर दिया। और अकाइनू जो है बहुत रूथलेस अपने जस्टिस में। इसका ये मानना है कि अगर कोई पायरेट है तो उसको हर हाल में खत्म होना पड़ेगा। बात करें अकाइनू की एबिलिटीज की तो अकाइनू ने एक मागू मागू नोमी लोगिया टाइप डेविल फ्रूट खाया हुआ है जो कि इसे मैग्मा को कंट्रोल क्रिएट और अपनी बॉडी को भी मैग्मा में ट्रांसफॉर्म करने देता है। एंड ओडा ने तो कहीं पे ये भी बोला था कि अकाइनू का जो डेविल फ्रूट है सबसे ज्यादा डेडली और डिस्ट्रक्टिव फ्रूट है पूरे वन पीस वर्ल्ड में। उसी के साथ इसके पास एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी और एडवांस आर्मामेंट हाकी भी है। कॉन्करर्स हाकी तो अभी तक इसके पास नहीं दिखाया गया है, बट तुम लोग 100% कंफर्म हो सकते हो कि इसके पास कॉन्करर्स हाकी है। मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सारे फ्यूचर कॉन्करर्स हाकी के बारे में बात की थी। तुम लोग चाहो तो वो वीडियो भी देख सकते हो, मैं लिंक आई बटन में दे दूंगा। फीट्स की बात करें तो इसने कूजान को 1v1 बैटल में डिफीट किया। एंड आई थिंक हम लोगों ने वन पीस में पहली बार ही देखा है कि किसी एक टॉप टियर ने अकेले किसी दूसरे टॉप टियर को डिफीट किया हो। मरीन फोर्ड में भी ये ओल्ड व्हाइट बियर्ड के साथ काफी अच्छे से फाइट कर पा रहा था और कुछ इंस्टांस पे इसने व्हाइट बियर्ड को अपने अटैक से काफी ज्यादा सीरियसली इंजर्ड कर दिया था। रिसेंटली ओडा से किसी ने पूछा था कि जैसे गाप की बाउंटी 3 बिलियन है वैसे ही अकाइनू की क्रॉस गिल्ड बाउंटी कितनी है, और भाई ओडा ने अकाइनू की बाउंटी 5 बिलियन बताई है। और पूरे वन पीस सीरीज में 3 ही लोग ऐसे हुए हैं जिसकी बाउंटी 5 बिलियन है, जिसमें से एक है रॉजर, दूसरा व्हाइट बियर्ड और तीसरा अकाइनू। तो तुम लोग समझ सकते हो कि ओडा अकाइनू को किस नजर से देखता है। और भाई बहुत लोग बोलेंगे कि उसको उसके पोजीशन पे 5 बिलियन बाउंटी दी गई है, एंड आई एग्री, उसके पोजीशन पे उसको बाउंटी दी गई है, बट उस पोजीशन पे तुम्हें पहुंचने के लिए ऑलरेडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। हमारी लिस्ट में नंबर 4 पे आ रहा है हॉक आइज मीहॉक। और इससे पहले तुम शैंक्स फैन खुश हो, मैं बता देना चाहता हूँ कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मीहॉक जो है शैंक्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड दी ओनली रीजन जिसके कारण मैं मीहॉक को और ऊपर नहीं रख रहा हूँ वो ये है कि इसके फीट्स बहुत ज्यादा नहीं है। और भाई मीहॉक ने जिस दिन कुछ भी फीट्स दिखा दिए उसके बाद से मैं जितनी भी रैंकिंग वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं उसको शैंक्स से ऊपर रखने वाला हूँ। मीहॉक वर्सेस शैंक्स डिबेट जो है ऑलरेडी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो उस चीज के ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो डाल रखा है और उस वीडियो में मैंने ये भी बताया कि मुझे क्यों लगता है कि मीहॉक शैंक्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर तुम लोगों में से किसी को भी शैंक्स वर्सेस मीहॉक डिबेट करना पसंद है तो तुम लोग जाके वो वीडियो देख सकते हो, आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा। अब फिर से आ जाते हैं हम लोग मीहॉक पे। मीहॉक जो है वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन है इंक्लूडिंग रेड हेयर शैंक्स, अगर तुम लोग मेरी बात मानो तो। और ये जो है पुराने टाइम में शैंक्स के साथ डुएल किया करता था, ऑल्दो इसके पास काफी अच्छे फीट्स नहीं है और इसका पोर्ट्रेल भी अगर शैंक्स से कंपेयर किया जाए तो काफी ज्यादा फीका है। बट ये जो बंदा है जोरो का एंड गोल अपोनेंट होने वाला है, एंड बस यही रीजन है जिसके कारण इसका स्टोरी में रेलेवेंस है। उसके बाद इसकी बाउंटी 3.59 बिलियन दिखाई गई है, एंड आई थिंक ये मोस्टली इसके स्ट्रेंथ के बेसिस पे दी गई है, क्योंकि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मीहॉक जो था किसी के साथ एलाइड नहीं रहता था। रिसेंटली ही इसने क्रॉस गिल्ड ज्वाइन किया है, उससे पहले ये ओशियन में अकेले चलता था। और इसके पास 12 सुप्रीम ग्रेड ब्लेड में से भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड है जिसका नाम योरू है, और इसी योरू को इसने ब्लैक ब्लेड में कन्वर्ट कर दिया है। अभी तक तो हमें कंफर्मेशन उतना नहीं है कि ब्लैक ब्लेड एग्जैक्टली बनता कैसे है, बट अगर हम लोग मांगा को लेके चले तो वहां पे लिखा हुआ है कि ओवर टाइम अगर तुम बैटल करोगे तो तुम्हारा स्वॉर्ड जो है ब्लैक बन जाता है बैटल एक्सपीरियंस से। हाकी की बात करें तो आई थिंक इसके पास तीनों ही टाइप की हाकी है, भले ही इसकी कॉन्करस हाकी की कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट फिर भी तुम लोग 100% मान के चल सकते हो कि इसके पास कॉन्करस हाकी है। एंड आई थिंक इसके पास वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑब्जर्वेशन हाकी भी होने वाली है, और इसका तुम लोग बस नाम ही पढ़ लो तुम्हें पता चल जाएगा क्यों। मीहॉक को मैंने स्टोरी के नैरेटिव और जोरो के कनेक्शन के कारण ही इतना ज्यादा हाई रैंक किया है, बाकी इसका फीट्स और पोर्ट्रेल जो उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। अब हमारे लिस्ट पे नंबर 3 पे जो आ रहा है तुम लोगों ने ऑलरेडी गेस कर लिया होगा, रेड हेयर्ड शैंक्स। शैंक्स करेंटली एक योंको की पोजीशन होल्ड करता है, और भाई इसका बचपन से ही पोटेंशियल काफी ज्यादा हाई था। बचपन में ही इसने रॉजर को बस एक बार डिवाइन डिपार्चर यूज करते हुए देखा, और उसके बाद ये खुद भी डिवाइन डिपार्चर यूज कर पा रहा था। फीट्स और पोर्ट्रेल की बात करें तो मीहॉक से बिल्कुल अपोजिट शैंक्स के पास काफी फीट्स और अच्छा पोर्ट्रेल है। फॉर एग्जाम्पल स्कॉपर गवान के साथ मिलके हेराल्ड से लड़ना, व्हाइट बियर्ड के साथ कॉन्करस हाकी क्लैश करना और स्काई स्प्लिट करना, वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन मीहॉक का राइवल होना, 3 बिलियन बेडी वाले पायरेट यूस्टस कैप्टन किड को वन टैप करना, ग्रीन बुल पे बस अपनी कॉन्करस हाकी फ्लेक्स करके उसको रिट्रीट करवा देना, काइदो को मरीन फोर्ड में आने से रोकना, एंड फाइनली लोकी जैसे बीस्ट को डिफीट और कैप्चर करना। इसके फीट्स और पोर्ट्रेल इतने ज्यादा अच्छे हैं कि मुझे लगता है ओडा जो है शैंक्स को बहुत ज्यादा पसंद करता है। बात करें हाकी की तो शैंक्स जो है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्करस हाकी यूजर है अभी तक का, जहाँ पे जायंट्स ने इसकी कॉन्करस हाकी को जॉय बॉय के कॉन्करस हाकी से भी कंपेयर किया था। एंड आई थिंक आफ्टर जॉय बॉय एंड इमू शैंक्स की जो कॉन्करस हाकी है सबसे ज्यादा
स्ट्रॉन्ग है पूरे सीरीज में। इसके पास फ्यूचर साइट भी है और अभी तक का फ्यूचर साइट का सबसे बेस्ट फीट हमें इसी से देखने को मिला है, जहाँ पे पता नहीं ये कितने सेकंड आगे फ्यूचर देख सकता है। हाकी के डिपार्टमेंट में ये कम्प्लीटली लोडेड है। बहुत कम ही लोग इस सीरीज में जो कि हाकी के मामले में अभी शैंक्स को टक्कर दे सकते हैं। और इसका जो ब्लेड है गाइफोन करके, अभी तक तो कंफर्म नहीं है बट शायद वो भी एक सुप्रीम ग्रेड ब्लेड हो सकता है। और रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि शैमरॉक के पास एक डेविल फ्रूट वाला ब्लेड है, तो ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि शैंक्स के पास जो स्वॉर्ड है उसने भी एक डेविल फ्रूट खाया हुआ हो सकता है। ओवरऑल शैंक्स की रैंकिंग को समझाने की मुझे नहीं लगता ज्यादा जरूरत है। लिटरली कोई भी देख के इसको समझ सकता है कि ये रैंक 3 क्यों है। हमारे लिस्ट में नंबर 2 पे आ रहा है मंकी डी ड्रैगन, जो कि रेवोल्यूशनरी आर्मी का लीडर है। और ड्रैगन का गोल है वन पीस में पूरे वर्ल्ड गवर्नमेंट को डिस्ट्रॉय करना। इसने गॉड वैली पे जो भी चीजें देखी वो सारी चीजें इसको मोटिवेट करती है। उसके बाद इसके नेम के पहले मंकी डी लगता है और तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जहां पे भी तुम्हें ये मंकी डी नाम मिल जाए तुम लोग समझ जाओ वो बंदा टॉप टियर ही है। और ड्रैगन का केस सबसे ज्यादा इंप्रेसिव इसलिए है क्योंकि गाब जो है अभी बूढ़ा है और लूफी जो है अपने पीक पे पहुंचा भी नहीं है। ड्रैगन मंकी डी फैमिली का अकेला ऐसा मेंबर है जो कि फुली अपने प्राइम में है और हमें ऑलरेडी पता है कि प्राइम गाब जो था कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो तुम लोग इजिली अज्यूम कर सकते हो कि ड्रैगन जो है वो भी उसी लेवल का है या फिर उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और इसके पीछे का रीजन ये है कि इसके पास शायद एक डेविल फ्रूट भी है। अभी तक हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता इसके पास कौन सा डेविल फ्रूट है, बट हमने इसको वेदर रिलेटेड पावर यूज करते हुए देखा है। और इसके पास कोई गॉड फ्रूट भी हो सकता है। ड्रैगन के कुछ ज्यादा फीट्स नहीं है हमारे पास। मैं बस इसको पोर्ट्रेल और उसके नरेटिव इंपॉर्टेंस के कारण इसको नंबर 2 पे रख रहा हूँ। बाकी ये कभी भी रिवील हो बट एक चीज पक्की है कि ड्रैगन जो है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। वर्ल्ड का मोस्ट वांटेड मैन है ड्रैगन। अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो फिर कौन होगा। अब फाइनली हम लोग अपने लिस्ट के नंबर 1 पोजीशन पे आ गए और हमारे लिस्ट में नंबर 1 पे है वन पीस वर्ल्ड का अनडिस्प्यूटेड चैंपियन यानी कि ईमू। अब ईमू एक एंशिएंट बीइंग है जो कि काफी लंबे टाइम से वन पीस वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है और ये बेसिकली इमॉर्टल है। और जितने भी टाइम से ये जिंदा है इसने अपने लाइफ टाइम में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स के साथ फाइट की है और ये जो है कभी अपनी लाइफ में हारा ही नहीं है। यहाँ तक कि जॉय बॉय भी इसको नहीं हरा पाया था। हमें एक्चुअली में पूरी कहानी तो नहीं पता बट हमें इतना तो पता है कि जॉय बॉय हार गया था। बहुत लंबे टाइम से ईमू के बारे में हमें ज्यादा कुछ पता नहीं था। इसकी एबिलिटीज क्या है, इसकी पावर्स क्या है, हमें कुछ नहीं पता था। बट जैसे जैसे इसकी एबिलिटीज और पावर्स रिवील होने शुरू हुए हमें इंस्टेंटली पता चल गया कि वन पीस वर्ल्ड के टॉप पे कौन बैठा हुआ है। और इसकी एबिलिटीज जो है भाई काफी ज्यादा ब्रोकन है। सबसे पहली एबिलिटी तो ये है कि ये 13 लोगों के साथ पैक्ट बना सकता है और उन 13 लोगों को ये पावर ग्रांट कर सकता है जैसे कि इमोर्टैलिटी और रीजनरेशन। उसके बाद जब इसने गुंको की बॉडी पे टेक ओवर किया था तब ये ब्लैक मैजिक भी यूज कर रहा था जिसकी मदद से ये कोई भी वेपन समन कर पा रहा था। इसी के साथ साथ इसके पास एक एबिलिटी है डोमी रिवर्सी करके जो कि लिटरली किसी को भी इसका स्लेव बना सकता है। वो पर्सन चाह के भी इस चीज को रेजिस्ट नहीं कर सकता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इसने रॉक्स को कैसे डोमी रिवर्सी कर दिया था। इसके अलावा इसके पास भी रीजनरेशन वगैरह सब चीज है। गॉड वैली फ्लैशबैक के दौरान इस पे 5 कॉन्करस हाकी यूजर ने साथ मिल के अटैक किया था। गाप, रॉक्स, रॉजर, व्हाइट बियर्ड और बिग मॉम इन पांचों ने मिल के ईमू पे अटैक किया था और वो भी कॉन्करस हाकी कोटिंग के साथ। और इन सबका कंबाइंड अटैक से ईमू को काफी ज्यादा डैमेज भी हुआ बट वो वापस फिर से पहले जैसा हो गया। और भाई ये चीज बहुत ज्यादा डरावनी है। इसको तुम लोग डिफीट कर भी कैसे सकते हो। अलोंग विद जॉय बॉय मेरे हिसाब से इसके पास भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्करस हाकी है और ऑब्जर्वेशन हाकी भी इसकी टॉप नॉच है। और ये सब तो है ही। उसके बाद ये लिटरली एक डेविल है जहाँ पे इसके पास भी एक बहुत खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि अभी तक हमें रिवील नहीं किया गया है। म्यूरल वाले चैप्टर में हम लोगों ने एक फिगर को देखा था जो कि ईमू जैसा लग रहा था और भाई वो अपने हाथों में मदर फ्लेम या फिर सन लिए हुए था और वो लिटरली जॉय बॉय के पूरे क्रू से लड़ रहा था। ईमू की पावर्स टोटली डिफरेंट लेवल पे है और जैसे जैसे इसकी और भी पावर्स रिवील होगी तो हमें एक्चुअली में पता चलेगा कि ईमू के स्ट्रेंथ का क्या लेवल है। क्योंकि अगर 6 टॉप टियर कैरेक्टर्स अगर इसको मिल के भी नहीं हरा पा रहे हैं तो पता नहीं ये हारेगा कैसे। ईमू इज ट्रूली द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन वन पीस और मैं सिर्फ अभी का बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है पूरे वन पीस हिस्ट्री में ईमू इतना स्ट्रॉन्ग कोई नहीं था। इसी के साथ हमारी रैंकिंग जो है यही खत्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे टाइप के वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 3000 सब्सक्राइबर हमारा नेक्स्ट गोल है। सब लोग सब्सक्राइब करो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम लोग कमेंट करके बताओ कि मेरी कौन सी रैंकिंग से तुम लोग एग्री करते हो या फिर डिसएग्री करते हो। तुम लोग सीधे अपनी भी रैंकिंग कमेंट्स में बता सकते हो। एक चीज और, इस वीडियो को हाइप भी कर देना। मैं एक स्मॉल क्रिएटर हूँ, मुझे इससे बहुत हेल्प मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।